बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज के बहुत ही अहम मौज़ूआत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें सबसे पहले कोविड-19 जो पूरी तरह से इस वक्त दुनिया को जकड़े हुए है और उसकी एक नई टाइप जो है वो सामने आ गई है। बड़ा खौफ व हिरास रहा गुज़श्ता कुछ दिनों से। ये बरतानिया से इसका आगाज़ हुआ B117 के नाम से। ये एक कोविड-19 ही की एक नई किस्म है जो ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तकरीबन 70% तेजी से ये फैलती है और आज प्रोग्राम में हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो हमारा आज का मौजू होगा वो मईशत, क्योंकि मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी गर्दानी जाती है और किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो उसकी मौशी तरक्की के ऊपर डिपेंड करती है। सो गुज़श्ता बरस में हम कहाँ थे और अब कहाँ पहुंचे हैं, ये जायजा लेना जो है वो बड़ा जरूरी है और आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा आज का मौजू होगा वो अकाउंटेबिलिटी, जिसका नारा लगाकर ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आए इक़्तिदार में, उनकी कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं और एक बार फिर उन्होंने जो अज़्म का इजहार किया है एहतसाबी अमल के ऊपर कायम रहने और डटे रहने का, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे फ़रूख फताफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। ये जी कोविड-19 जो है वो तो मज़ीद डरा रहा है और मज़ीद धमका रहा है और मैं समझती हूँ कि डरना या खौफज़दा होना तो शायद सही नहीं है, लेकिन फ़िक्रमंद होना ये बड़ा ज़रूरी है और एहतियात बरतना ये बड़ा ज़रूरी है। थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मेरे पास, ये B117 जो है उसके हवाले से। नाज़रीन, ये जो है ये बरतानिया में सितंबर के एंड में ये वायरस जो है ये इसका इंकिशाफ हुआ था, ये सामने आया और फिर 50 के करीब ममालिक में अब ये फैल चुका है, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों में जो फ़्लाइट्स आई हैं दिसंबर के महीने में बरतानिया से, उसमें तकरीबन 12 लोग बताए जा रहे थे कल तक। अब मैं ये हम कोशिश करेंगे जानने की कि मज़ीद कितना इजाफा हो। उसमें से 5 लोग जो हैं वो इस नए वायरस का शिकार हैं। इसके ऊपर हम आज ये गुफ्तगू करेंगे कि ये वायरस किस तरह से मुख्तलिफ है, किस तरह से ये खतरनाक है पहले वाली टाइप से, और इससे बचने का क्या तरीका है, इसकी अलामात क्या, ये तमाम सवालात जो आपके जहनों में, मेरे जहन में और फ़रूख के जहन में भी हैं, वो तमाम सवालात जो है वो हम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ जी, वबाई अमराज के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो ये जो वायरस है, सबसे पहले तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि ये मुख्तलिफ किस तरह है उस गुज़श्ता टाइप से जो पिछले 1 साल से जो है वो तो जारी है, सब जानते हैं, लेकिन ये इसके बारे में बड़ा खौफ है लोगों में, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिए। डॉक्टर साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे। फ़रूख, ये जो नई टाइप है B117 पाकिस्तान पहुंच चुकी है। देखिए, पाकिस्तान पहुंचने का तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान हुकूमत है उसने मेरे ख्याल में 4 जनवरी तक कोई स्पेशल स्टेप्स लिए हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे एक PCR का टेस्ट है जो एयरपोर्ट्स के ऊपर ही किया जाता है और फिर आइसोलेशन का भी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं विच आर देयर। मिसाल के तौर पे जो इसका नमूना था वो भी हमें मिलना ज़रूरी था और 5 उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गवर्नमेंट ने 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, और उसके बाद उसके ऊपर स्टडी हो रही है कि हमने क्या कुछ करना है। अभी तक कोई शवाहिद नहीं है कि ये ज्यादा लीथल है। कहा जाता है कि ये तेजी से फैल सकता है, लेकिन जो लिथैलिटी है वो उसका वैसे ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल में पूछ सकते हैं। डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्योंकि एक खौफ है अभी तक पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है कि क्या ये तेजी से तो फैलता है, लेकिन क्या ये खतरनाक भी ज्यादा है पहले वाली टाइप से वायरस की? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वायरसेस की ये खसूसियत होती है कि वो अपने आप को तब्दील करते रहते हैं, जो है ना। अच्छा। तो ये B117 जो है ना, ये एक यूनिक टाइप इमर्ज हुई है जो कि वायरोलॉजी की दुनिया में एक पहले ऐसे नहीं हुआ कि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, इस वायरस को हम कोरोना वायरस कहते हैं। और कोरोना वायरस हम इसको इसलिए कहते हैं, इस वायरस की सरफेस पर छोटे छोटे जिसे कहते हैं कि जैसे क्राउन्स में होते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह जो है ना, इसके वायरस की सरफेस पर वो प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं।
और इस स्पाइक में बेसिकली ये पहली बार हुआ है कि टोटल इसमें 17 चेंजेस आई हैं और इनमें से 8 चेंजेस इस स्पाइक प्रोटीन में हैं। न सिर्फ ये कि अमाइनो एसिड जिन्हें हम कहते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं वायरस के लिए, उन एसिड चेंज हो गए हैं और कुछ डिलीट हो गए हैं। ऑडियो में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो का कोई मसला आ रहा है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब को दोबारा हम जो है कोशिश करें, दोबारा से जरूर राब्ता कीजिए उनसे ताकि हम उनसे मज़ीद बिल्कुल सही। ले सकें। अच्छा, डॉक्टर साहब ने तो कहा कि 17 इसके चेंजेस आए हैं। मुझे याद आता है नेचर मैगजीन है रिसर्च पेपर्स का, उसका सितंबर के अंदर उसके अंदर ये रिपोर्ट थी, एक रिसर्च आर्टिकल था कि 12,000 म्यूटेशंस हो चुकी हैं। उनमें से जो 12,000 म्यूटेशंस जो रिपोर्टेड है उनमें से सारे के सारे कंटेजियस नहीं है। दे डोंट एक्चुअली ब्रिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ ड्रामेटिक चेंज, राइट। लेकिन जाहिर बात है कि वो जब 17 की बात कर रहे हैं तो वो उनकी पर्टिकुलर टाइप्स होंगी जिनका इम्पैक्ट हो सकता है या क्लस्टर्स हो सकती है जो तेजी से फैलती है। जी बिल्कुल सही है। और ये मामला है कि हमें बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि अब ये ज़माना है सुपर बग्स का, जहाँ पे आप दवा इस्तेमाल करेंगे तो दवा से भी शायद वो जो है अपने आप को और ज़्यादा लीथल करके आ जाए। तो ये तमाम कंसर्न्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसका बेसिक क्या हल क्या है? इसके हल जो है अभी तक हमने जो WHO से सुना था वही है। वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तक मास्क, उस वक्त तक सोशल डिस्टेंसिंग, उस वक्त तक सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर कायम रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ जी, एसिम्प्टोमेटिक, वो बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि अलामात जो हैं क्या वो भी मुख्तलिफ हैं इस B117 की पहले वाली टाइप से, या अलामात वही हैं, या फिर एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं लोग जिनमें अलामात जाहिर ही नहीं होती? देखिए जी, अभी इसके बारे में मुकम्मल मालूमात आना बाकी हैं। ये रेस्पिरेटरी वायरस है, इसकी अलामात में कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा। और वही जो पहले अलामात हैं वही रहेंगी। द ओनली थिंग इज कि इसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है, ज्यादा जल्दी जो है ना ये इंसानों में स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, सही है। डॉक्टर साहब एक बात जो हम सुन रहे हैं कि बच्चे खासतौर पे इसके अंदर इन्फेक्ट हो रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जरा क्लैरिफाई कर सकेंगे इस मामले को? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कोविड-19 फैलाने वाला वायरस जिसे हम सार कोरोना वायरस 2 कहते हैं, जब से आया है तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें प्री डिटरमाइन कर लेते हैं। बच्चों में डेफिनेटली इन्फेक्शन रिपोर्ट्स हो रही हैं, बट इट्स येट टू बी सीन कि क्या इसकी परसेंटेज है। बस वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आती हैं और लोग उसको जो है ना, जिसे हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इस कोविड-19 के ईरा में मिस इन्फॉर्मेशन इज ए मेजर ट्रबल, टू बी ऑनेस्ट विद। राइट। ये सवाल इसलिए बनता है डॉक्टर साहब कि इन दिनों जो है फिर बात चल रही है कि स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के, और उसके अंदर ये खास तौर पे कहा गया है कि अगर इस तरह की वबा पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा कंटेजियस है और अगर उसका इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा होता है उसका टोल, तो फिर जो है ना इस वेरिएंट की वजह से शायद फिर एक्सटेंड करना पड़े, फरवरी में जाके फेज वाइज खोलने की बातें हो रही हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है ना सर, कि बच्चे जो है इससे कहीं बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट तो नहीं होते, उनके सिम्टम्स बढ़ तो नहीं जाते? जी, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करूंगा कि इस चीज को आने वाले दिनों में देखने की जरूरत है। अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, ना सिर्फ ये, अभी साउथ अफ्रीका से एक और भी वेरिएंट आ गया है जिसको 501 वेरिएंट 2 कह रहे हैं। तो अब ये वायरस है, इसने अपने आप को चेंज करते रहना है, लेकिन हमने अपने आप को, वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। आने वाले वक्तों में जब तक कि वैक्सीनेट सारे लोग नहीं हो जाते, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं मिल जाती, तो कारोबार दुनिया तो चलना है, जिसको हम कहते हैं ना कि न्यू नॉर्मल। या इट इज न्यू नॉर्मल। डॉक्टर एक इजाजत आपके से मैं पूछ लूं डॉक्टर साहब, ये खास तौर पे जो कहा जाता है कि वैक्सीन के साथ भी एक हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत होगी, तो आपके अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर कितने लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा तब जाके हर्ड इम्यूनिटी बनेगी सर? देखिए जी, बात यह है कि जनरल तो हार्ड इम्यूनिटी के बारे में बातें होती रहती हैं जो है ना, लेकिन ये कोविड-19 ये बिल्कुल नया एक वायरस है, एक ऐसा वायरस है जिसने वायरोलॉजी की दुनिया को, वैक्सीनोलॉजी की दुनिया को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। इस सिलसिले में
मेरी डेली बेसिस पर दुनिया के जो बेहतरीन वायरोलॉजिस्ट हैं उनसे भी डिस्कशंस होती रहती हैं. वी कीप एक्सचेंजिंग आवर आइडियाज, थॉट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो एवरीबॉडी इज वेरी मच वरीड. और इसकी आप जो है ना, जो सेवेरिटी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10 मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म यूज किए जा रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए. इट नेवर हैपन बिफोर कि किसी भी वायरस के लिए इतना इन्वेस्ट किया गया हो, इतनी गवर्नमेंट्स ने जो हैं हुकूमतें इकट्ठी हो गई हों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एफर्ट की हों. सो दैट टेल्स अस कि इस वायरस से कितने प्रॉब्लम जो है ना फोरसी किए जा रहे हैं. बिल्कुल सही. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आखिरी जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस वायरस से दिमाग को जो पहुंचने वाले नुकसानात हैं उसका भी इंकशाफ हुआ है. क्या वो ये नई टाइप है या ये जो वैसे कोविड-19 वायरस है वो इफेक्ट करता है दिमाग को, और किस हद तक करता है या कर सकता है? जी मिशाल साहबा, आपने ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी अमेरिका में मैंने जिसे टेस्ट ट्यूब ब्रेन कहते हैं वो बनाया, और इस पर यूएस गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर मुझे ग्रांट्स दी. और उसमें ये था कि ये देखना था कि वायरसेस दिमाग में कैसे चले जाते हैं. अब ये वायरस डेफिनेटली दिमाग में जाता है, ब्रेन सेल को इफेक्ट करता है, क्योंकि एक जो इसकी मेजर सिम्टम है वो लॉस ऑफ सेंस स्मेल, बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू ब्रेन. हाँ जी, तो इसको अभी कोई ऐसी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई कि ब्रेन सेल्स में इसको देखा जा सके, बट डेफिनेटली एज ए वायरोलॉजिस्ट मैं देखता हूं कि ये ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट करता है. और डेफिनेटली ये, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना बेसिकली रेस्ट ऑफ दी सर्कुलेशन से सेपरेट होता है. हमारे ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन से अलहदा रखता है, और वायरसेस को ब्रेन में जाने के लिए स्पेसिफिक उन्हें जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन्हें कुछ रिसेप्टर चाहिए होते हैं. तो दिस वायरस वेरी क्लियरली गोज इनटू द ब्रेन एंड क्रिएट प्रॉब्लम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब, बड़ी वजाहत के साथ आपने हमारे जो सवाल है उनको एड्रेस किया. फारूक, एक तो ये कि ये बड़ी अलार्मिंग बात है जो उन्होंने बताई है कि दिमाग को, क्योंकि उसकी वजह से ये सेंस ऑफ स्मेल और आपकी जो सेंस ऑफ टेस्ट भी है वो भी खत्म हो जाती है. ये बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा मेरा भी ये था असेसमेंट कि शायद क्योंकि साइनसेस में जाके इसका इम्पैक्ट होता है, तो ओवरऑल सबसे पहले वहां से शुरू करता है ना ये वायरस. लेकिन फिर ये है कि बाज लोगों में तो इम्यूनिटी उसको वहीं रोक लेती है. बाकियों में जब लंग्स के अंदर आता है तो इन्फेक्शन यहाँ पे बुलडोजर फेर देता है, और जब बुलडोजर फेरता है और अगर वो 50-60% से ज्यादा हो जाए तो फिर आपकी बॉडी का इतना बड़ा पोर्शन अगर जो है इन्फेक्ट हो गया, then your own immunity starts shutting your body, right? और इस वजह से सर्कुलेशन भी रुकती है, उसकी वजह से बॉडी पार्ट्स भी जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना वो बड़ा जरूरी है. और ये जो हम प्रोसेस्ड फूड के आदी हो चुके हैं, जंक फूड के आदी हो चुके हैं, और ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो चुका है. रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं. मेरी दरखास्त ये है कि ज़ाहिर बात है ये न्यू एज की बातें हैं, और न्यू एज जो मूवमेंट है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि नेचुरल खाने खाएं, लेकिन दरखास्त ये है कि सबसे बेहतर चीज़ प्रिकॉशन है. विदाउट प्रिकॉशन नथिंग विल वर्क. बिल्कुल सही. और एक तो प्रिकॉशन है, और दूसरा जितना ज्यादा हो सके आपको ये करने की जरूरत है कि इसके ऊपर स्टडी. और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने सही कहा. डॉक्टर ताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे बेहतर कौन हो सकता है कि वो हमारे उन सवालों का जवाब जो है वो बेहतर तरीके से दे सकें. इस वक्त चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए. डॉक्टर साहब, जो बातें सामने आ रही हैं इस नई टाइप की B117 की, लोगों को बड़ा खौफ और हिरास में मुब्तला किया हुआ है इसने, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? एक सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि मॉनिटर किया जाएगा जो लोग आ रहे हैं बरतानिया से खास तौर पे या बाहर से, स्क्रीनिंग की जाएगी. कितना आसान और कितना प्रैक्टिकल है ये? जी शुक्रिया. ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत एहतियात से हमें फॉलो करना पड़ेगा. जो लोग आते हैं उनकी टेस्टिंग एहतियात से करनी पड़ेगी. खास तौर पे बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते, जैसे पुराने स्ट्रेन थे, इसी तरह इसके अंदर भी एसिम्टोमेटिक भी है और सिम्टम वाले दोनों किस्म के पेशेंट्स हैं. तो बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो बरतानिया की फ्लाइट से जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई बुखार नहीं होगा, कोई खांसी नहीं होगा, लेकिन वो
इन्फेक्ट कर सकेंगे दूसरे लोगों को। तो इस वजह से इसकी एहतियात से डिटेक्शन और फिर जहाँ पे मिले कि वाकई वो इन्फेक्टेड हैं तो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के उनके किन किन लोगों से कांटेक्ट आए ये बहुत अहम है और ये किया जा रहा है। इस वक्त जो लोग आ रहे हैं बरतानिया से उनको एहतियात से देखा जा रहा है कि इसको ज्यादा फैल ना जाए, क्योंकि ये जो है ये जैसे कि डॉक्टर मुख्तार बता रहे थे ये सितंबर में डिस्कवर हुआ था बरतानिया में, लेकिन दिसंबर तक 3 महीने के अंदर पूरे साउथ ऑफ इंग्लैंड को में छा गया। ये पुराना स्ट्रेन को दबा दिया और ये डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया जो B117 है। तो ये खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में फैल जाता है तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है तो उसी हिसाब से फिर अमवात भी ज्यादा होंगी और एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हमें एंट्री को जितना रोक सकते हैं यूरोप से खास तौर पे और बरतानिया से उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपकी यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे ये पूछ लूँ कि जो वैक्सीन है उसकी प्रोक्योरमेंट की कोई ट्रेजेक्ट्री अभी तक हमारे नज़र में है सर, और ख़ास तौर पे इसलिए कि ये जो B117 है क्या इसको भी कवर कर पाएगी वो वैक्सीन या नहीं कर पाएगी? जी, ज्यादातर वैक्सीन जो बनाई जा रही हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन हैं और वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फीचर्स को कवर करती हैं। तो ज्यादातर अंदाजा ये है कि ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और नए जो म्यूटेशन जो सामने आ रही हैं इनको भी कवर करेगी। कराची यूनिवर्सिटी में मेरा ही इदारा है, हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ पे हमने पहला सेंटर बनाया है नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी, और वहाँ एक जीनोमिक्स का भी सेंटर है जिसमें हम बाकायदा वक्त के साथ साथ जो म्यूटेशन आ रही हैं उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो 109 यूनिक म्यूटेशन तो हमने डिस्कवर किए हैं जो हमें यहाँ पे कराची के दूसरे सैंपल्स हैं। तो ये वक्त हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद इसकी नई म्यूटेशन आ जाती है नई जगहों पे, और कुछ जैसे आपने फरमाया कि जो इसकी जो म्यूटेशन आ रही है कुछ अहम है जिससे इसके बिहेवियर पे फर्क पड़ता है और कुछ अहम नहीं है। तो वैक्सीन जो है वो तो कवर ज्यादातर चांस ये करेंगी, लेकिन इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है कि कितने अरसे तक उनकी प्रोटेक्शन रहेगी। कि दूसरे जो एक दफा आपने वैक्सीन लगा ली तो क्या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने या 12 महीने बाद कब तक आपकी प्रोटेक्शन रहेगी इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। जैसे कोर्सेज होते हैं वो भी दूसरे इन्होंने उसी वैक्सीन को चुना है जो कि जिसके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे इदारे में हो रहे हैं। ये सिनोफार्म की वैक्सीन है जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, और उनकी जो पीपल्स आर्मी जो है जो चाइना की आर्मी है मिलिट्री जो है उसपे सारी बहुत पूरी आर्मी पे लगाई गई है, बहुत सेफ पाई गई है, और इसको यूएई में और बहरीन में भी अप्रूव कर दिया गया है, और पाकिस्तान में भी इसकी 12 लाख डोजेस की है। तो हमने इसी कंपनी को हमने चुना था आज से कोई 6 महीने पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और मुझे खुशी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी जब सिलेक्शन की है तो सबसे पहले इसी वैक्सीन को फोकस किया है, क्योंकि ये वैक्सीन बड़े पैमाने पे बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल हुई और इसमें स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है। वो जो मैसेंजर आरएनए वाली टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर की वैक्सीन में थी या मॉडर्ना की वैक्सीन में, वो जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी चल रही हैं कि पता नहीं आपके बिहेवियर को असर कर देंगी या आपको कंट्रोल कर लेंगी, तो ये वो वाली वैक्सीन नहीं है, बल्कि इसमें स्टैंडर्ड वायरस को कमजोर करके और फिर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत पुरानी और वेल स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है जो इस सिनोफार्म की जो वैक्सीन है। तो ये जो है ये 12 लाख डोजेस तो अभी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसको इतने पैमाने पे आने में कि आपका मुल्क में 10-15 करोड़ अफराद कवर हो जाएं उसके लिए 6 से 8 महीने 10 महीने लग सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जब ये आगाज हुआ था कोविड-19 का तो उस वक्त हमने देखा था कि कुछ लोग जैसे ईरान से आए और फिर वो कराची में आके उनको उस तरह से क्वारंटीन या आइसोलेट नहीं किया गया, वो बलोचिस्तान तक चले गए, फिर ये फैला, तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी। इस मरतबा भी बरतानिया से जो लोग आए हैं कहा जा रहा है कि वो घरों को चले गए, तो क्या कोई डेटा है, कोई मतलब मालूमात इंफॉर्मेशन पूरी है कि कितनी तादाद है, कहाँ कहाँ है ये लोग, इनकी मॉनिटरिंग हो रही है? जी, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और जो पिछली दफा भी जो आए थे ईरान से वो चले तो गए थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि सब लॉकडाउन कर दिया गया था, और उसकी वजह से ये जो है बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने कंट्रोल किया इसको, और हमारे यहाँ अभी तक 10,000 अमवात हुई हैं, जबकि अमेरिका में 3.5 लाख अमवात हो चुकी हैं। इसी तरीके से जो हमारे केसेस हैं वो तकरीबन 2,500, 2,000, 3,000 केसेस हैं, जबकि यूरोप के अंदर आप देखते हैं 30,000, 40,000, अक्सर ममालिक में हमारे से 10-15 गुना ज्यादा केसेस हैं, जबकि हमारे से आबादी बहुत कम है। तो ये जो नेशनल कमांड और
ऑपरेशन सेंटर है, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है। सही। 5,000 इलाके ऐसे हैं जो लॉकडाउन में हैं, उनको रोजाना की बुनियाद पे कि कौन कहाँ से वायरस आ रहा है, कहाँ से फैल रहा है, किस जगह को लॉकडाउन किया जाए, किस जगह को खोला जाए, ये डेली बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसके बेसिस पे ये पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। सारी सनतें बंद किए बगैर और सारा लॉकडाउन किए बगैर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब एनसीओसी की बात की है, एनसीओसी की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जरा उसकी भी आप वजाहत कर दीजिए कि क्या नई गाइडलाइंस है उसमें। बेसिकली गाइडलाइंस यही हैं कि जो आपकी जो पहले वाली गाइडलाइंस थी उन्हीं के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, जैसे जो बैनुल अक़वामी गाइडलाइंस के हिसाब से हैं, जिसमें मास्क पहनना जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। खासतौर पे बहुत सारी जो जगहें हैं जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दिया गया है, और ये रिकमेंडेशन की गई है कि बार बार आप हाथ धोएं। तो एक्चुअली सेम ही चीज है जो पहले बताई गई थी, लेकिन इसको ज्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। और आप देखें इसकी वजह से हम आज से 2 हफ्ते पहले पीक पे पहुंचे थे और अब वापस डिसेंट होना शुरू हो गई पीक, और अब कुछ घट रहा है, एक स्टेबल हो गया है, अब वो बढ़ नहीं रहा बल्कि अब स्टेबल होकर थोड़ा सा घटना शुरू हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर हमने सख्ती बरकरार रखी तो इंशाल्लाह मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आई एम रियली हार्टन कि आपने खास तौर पे अपने इंस्टीट्यूट की भी बात की और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन और इसकी, एंड आई पर्सनली नो कि R&D आपके दिल के बहुत करीब है। सर, ये तमाम जो क्राइसिस हुआ है उसके अंदर खास तौर पे बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टू डिपेंड सो मच ऑन दी फॉरेन वैक्सीन्स, कि ये आपके ख्याल में ज़रूरी बन गया है कि हम इसमें ज़्यादा इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें और हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम हो सके? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, और बदकिस्मती से हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम तो जो नॉर्मल वैक्सीन है, बच्चों की वैक्सीन जो रोजाना की इस्तेमाल है, वो भी नहीं बनाते, वो भी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। सिर्फ एनिमल वैक्सीन कुछ यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा सामने और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो है वो हुकूमत का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का काम है। और हुकूमत को चाहिए कि उनको मराहत दे, लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडेज दे, और जो भी इंसेंटिव चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। अगर किसी वक्त को ना खासा अगर ये वैक्सीन की इंपोर्ट बंद हो जाती है और जो सप्लायर हमें बंद कर देते हैं, तो हम बड़े सेहत के मामले में बहुत एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम है। इसी को सामने रखते हुए हमने पाकिस्तान का पहला वायरोलॉजी का रिसर्च सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी, ये चाइनीज की मदद से, बल्कि इत्तेफाक से वुहान जिस शहर से ये वायरस फैला है वहाँ का जो सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वुहान में, उसके साथ ताउन के साथ ये वायरोलॉजी का सेंटर कायम किया गया है। और बहुत सारे लोग वहाँ और जर्मनी में ट्रेन हुए हैं। तो पाकिस्तान का पहला रिसर्च सेंटर है फॉर वायरोलॉजी, और यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जेनेटिक स्ट्रक्चर की सीक्वेंस की जो डिटर्मिनेशन की पूरी फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो हम फौरी तौर पे बता सकते हैं कि कहाँ पे म्यूटेशन हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही। तो ये बहुत अहम है कि पूरे मुल्क में इसके ऊपर काम भी किया जाए यूनिवर्सिटीज में, और खासतौर पर जो आपने कहा वैक्सीन मैन्युफैक्चर की तरफ हमें बढ़ा जाए, ताकि हमारी नेशनल जो जरूरियात हैं उसको हम खुद पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और फारूक, की बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि आप मुश्किलों से ज़रा फिर बेहतरी की तरफ भी जाते हैं। तो ये जो हमने चीज़ें की हैं, एटलीस्ट रिसर्च की तरफ हमारी तवज्जो हुई, हमारे हेल्थ सिस्टम की तरफ तवज्जो जो है वो ज़्यादा मरकूज हुई, तो ये बड़ी बिल्कुल सही ज़बरदस्त है। साहिबा, एक तो बात ये है कि डॉक्टर अताउर रहमान पाकिस्तान में उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने साइंटिफिक पॉलिसी प्लानिंग के ऊपर बड़ा काम किया है, HEC के ऊपर भी और दीगर भी। और दूसरी बात ये है कि आजकल की एज जो है उसको कहा जाता है कि इट इज़ नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज के बगैर और इनोवेशन के बगैर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एवरी 5 सेकेंड्स आपके मोबाइल के अंदर नई ऐप्स आ रही हैं, नए सॉफ्टवेयर OS बन रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन बींग्स के लिए भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग कैन बी कवर्ड if you invest in the right sectors। मेरे ख्याल में और ज्यादा जरूरत है इस सेक्टर इन्होंने सही कहा कि फ्रेमवर्क बनाएं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को कहें कि आप आओ इसमें। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और इन वायरस से महफूज रखे, लेकिन उसके लिए दुआ के साथ साथ दवा और एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा।
तुम्हारा, तुम हो पास बांध सके। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर वेलकम बैक। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ के साथ बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस में जो इकॉनमी है, जो मुआशी सूरत हाल रही है, उसका हम जायज़ा लें और ये देखा जाए कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर तरक्की जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी ज़रूरी है। और गुज़श्ता जो रोज़ साल का ज़ाहिर है कि पहला दिन था और बड़ी खुशाइन बात है कि स्टॉक एक्सचेंज में साल के पहले ही दिन ज़बरदस्त तेज़ी रही। ख़ासतौर पर सरमायाकारों ने तेल और गैस के शोबों के शेयर्स में भरपूर दिलचस्पी ली और KSE 100 इंडेक्स जो है वो 44,000 की नफसियाती हद भी उसमें बहाल हो गई। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट खसारा है वो 78% कम हुआ, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी हुई है। इसी तरह से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें खासा इजाफा हुआ है, तकरीबन $2 अरब का इजाफा हुआ है गुज़श्ता बरस में, जो बहुत मुस्बत तब्दीली है। इसी तरह मुल्क में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें 2020 में तकरीबन 88% इजाफे के साथ $2.6 अरब जो है वो हो गई है। और महंगाई जो एक बहुत बड़ा मसला है और हम डिनाई नहीं कर सकते, अभी भी आम आदमी का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, लेकिन इसमें भी गुज़श्ता 1-2 माह में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, यानी कमी हुई है। और हालांकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल जो है वो कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं दुनिया की वो मुतासर हुई हैं, लेकिन एक तो अल्लाह का करम रहा, दूसरा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में सूरत हाल खासी बेहतर रही। इकोनॉमिक सूरत हाल, लोगों की जॉब्स उस तरह से नहीं गई, कारोबार जो है वो बंद नहीं हुए। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। फ़र्क माना कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम करने की कोशिशें हुई हैं गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में, लेकिन क्या ये कहना कबल वक्त नहीं होगा कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उसमें खातिर खा तब्दीली आएगी? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे जो इकोनॉमी है ना मशल, उसके अंदर बहुत मामलात थे। नहीं, हमारे इंडिकेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, हमारे सिस्टमिक लूप होल्स जो थे ना, जो छोटे छोटे मसाइल थे, बॉटल नेक्स थे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं करती थी। पहला काम तो इस हुकूमत ने किया कि उसको बंद किया। मिसाल के तौर पर आपकी माजी की हुकूमतें जो है वो स्टेट बैंक से पैसे उधार लेती थी, राइट? ये हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, राइट? और ये हफीज शेख साहब ने बड़ा बांगे दुहल बताया। अच्छा, दूसरा FATF का भी थोड़ा सा हमें फ़ायदा हुआ कि एक तो इनिशियली तो आपको पेन लगता है ना, ग्रोइंग पेन है कि जी आपके ऊपर पाबंदियां हैं और मसाइल हैं, लेकिन आपने जो स्मगलिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, उनके चैनल्स को एक एक करके बंद कर दिया। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी इकोनॉमी को रीइंफोर्स करेगा। जो आपने कहा ना करंट अकाउंट का, हमारा मसला ये रहा है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट्स हमारी खासतौर पे PMLN के जमाने में बिल्कुल टैंक कर गई थी, और अभी जो है 18% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और ये बात सही है, उस दिन मैं सुन रहा था डॉक्टर कैसर बंगाली को कि हम जो ये जानवरों का खुराक है वो भी इंपोर्ट करते। अब जो कुछ करेंगे इसका मतलब ये है कि डॉलर्स गो अब्रॉड, और इसका मतलब ये हो गया कि आपके करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट आ गया, राइट?
अच्छा, करंट अकाउंट के ऊपर हुकूमत ने बड़ा काम किया है और स्टार्ट में कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉट मनी को पार्क करने का तरीका है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बाहर से ला के इन्वेस्टर ने इसे मुनाफा बनाने के लिए रख दिया। लेकिन आपने देखा कि कोविड के दौरान हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, हुकूमत ने नहीं, स्टेट बैंक ने किया, लेकिन कर दिया। अच्छा, उससे उसके बावजूद आपका करंट अकाउंट जो है ना खसारा नहीं बढ़ा, तो दैट इज वेरी गुड न्यूज़ कि आपका रुपया जो है वो स्ट्रेंथन होगा और जो डॉलर है वो थोड़ा सा वीकन होगा। अच्छा, जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की है ना, एक्सपोर्ट्स देखें, जब तक पूरी दुनिया की जो मईशत के ऊपर असर पड़ा कोविड-19 की वजह से, जब तक वो बेहतर नहीं होती तो खरीदारी कौन करेगा? एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा बढ़ने का इम्कान तो नहीं है, चाहे इंपोर्ट्स कम हुई है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि एक तो कुछ और भी जो है ना फैक्टर्स मौजूद थे। अच्छा? मिसाल के तौर पे अमेरिका और चाइना का जो तनाज़ा था, तजारती तनाज़ा, उसकी वजह से आपको बहुत सारी ओपनिंग्स मिली है मार्केट में। देखें, ये सारी गेम है प्लानिंग की। बांग्लादेश हमसे बुरे हालात में था कुछ अरसे पहले तक, लेकिन अब देखेंगे उन्होंने एपिटल फैक्ट्री में, ये कपड़ों में जो है, टेक्सटाइल में और फिर और बने हुए कपड़े, उसका ये है कि मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर वो एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी या बिजनेसेस जो है वो अपनी लोअर क्लास को उनके कपड़ों के लिए वो नहीं करती है, कैटर नहीं करती है, तो बांग्लादेश ने उसको उठा लिया। अब वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, यूएस में, मेड इन बांग्लादेश। मैंने खुद कपड़े देखे बड़े बड़े ब्रांड्स पे। एग्जैक्टली। तो चाइना के बाद बांग्लादेश। आपको याद है लाहौर में जो है ना जब पेज खुला था, बल्कि आपको पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। अच्छा। उस वक्त दो किस्म के कपड़े जो है ना वो मिलते थे वहाँ पे, एक यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन के, विच वाज अ बिग कंपनी, और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा होता था, और साथ ही एक और बन रहा होता था, वही कंपनी मुफ्त में आपको लोकल जो है ना बेच रही है, तो सस्ता बेच रही है। सही। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम एवेन्यूज को खो दिया। हालांकि हमारे पास GSP प्लस था, इसके बावजूद कि हमें जो है वो FTA मिला, चीन के साथ हमने वो नेगोशिएट कर लिया। इशू ये है कि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कंपेटिटिव नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक और मामला जो है जिसको मैं कहता हूँ कि एक बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है रेवेन्यू की। हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से ये कहा गया है कि FBR अपने टारगेट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर देती है और टैक्स वो नहीं कर सकती है। ये जो 6 मंथ्स थे पहले जो थे, उसके अंदर FBR ने अपने 99% टारगेट को मीट किया है, विच इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। और उसका ये है कि अगर आप इसी तरह से लोगों से वो करते रहे, कनेक्ट करते रहे, FBR के ऊपर मेहनत करते रहे, तो मेरे ख्याल में आपके मुल्क के अंदर ये जो दूसरा खसारा है ना, आपने अभी करंट अकाउंट का कहा, जो मालियाती खसारा है, फिस्कल डिफिसिट है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप खर्चा ज़्यादा करते हैं और कमाई आपके अटक नहीं होती। ये आप वही बात करें जो कल हमने की थी, FBR की भी जो तलवार लटकती रहती है ना, वो उसमें जो नरमी हुई है कुछ उनकी मामलात में, मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी लोगों को कॉन्फिडेंस जो है लोगों का वो बढ़ा है, सरमायाकारों का, बिजनेस कम्युनिटी का। बिल्कुल सही है, लेकिन 20 साल से हम एक बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ऑटोमेशन। उसके अंदर जो इंसान है उसका इंटरफेस कम हो जाए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए आप कर सके। दूसरा है कनेक्टिविटी, कि अगर मैं आपको जब रिटर्न्स दे रहा हूं और उसके अंदर कह रहा हूं कि मेरे पूरे साल में 1 लाख की कमाई हुई है और जाके हर दूसरे दिन मैं दुबई से शॉपिंग करके आ रहा हूं, तो कहीं से वो रिकॉर्ड ट्रेस होने चाहिए मेरे CNIC में कि मैं जो हूँ झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, इन तमाम चीज़ों पे अभी काम होना बाकी है, और हाँ, और हमारा डेटा कलेक्शन और डेटा क्रिएशन का जो प्रोसेस है ना, उसकी वजह से ये होता है कि जब स्लो है, वीक है और ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि जब मैं टैक्स देता हूँ, आप टैक्स देती हैं, कोई और तीसरा बंदा नहीं देता, लेकिन जब मैं आ गया रिकॉर्ड में तो बार बार ऑडिट मेरा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा, जो टैक्स नहीं दे रहा, तो फिर मेरे लिए डिसइंसेंटिव हो जाता है कि मैं क्यों अपने आप को रिकॉर्ड कराऊं। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अच्छा टैकल किया है, बार बार PM जो है वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना इतने अरसे से चल रहा है, उसको तोड़ने में भी और वो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने में थोड़ा सा वक्त देना भी चाहिए हुकूमत को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने भी शुरू में भी की थी कि रेमिटेंसेस में बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन उसमें एक वजह ये बताई जा रही है कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी बहुत सारे बड़ी तादाद में, खासतौर पे जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, वहाँ पे उनके रोजगार खत्म हुए, जॉबलेस हुए, उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी वो पाकिस्तान भेजी, उसकी वजह से रेमिटेंस तो बढ़ गया, लेकिन जो जॉबलेसनेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है,
वो एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, सो डू यू थिंक कि ये उससे भी बड़ा मसला है? मैं आपको बताऊं, ये कोविड-19 के साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म लिया, आपके ख्याल में ये सबसे बड़ा क्राइसिस किस चीज़ का था? कैपिटल का क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर के पास पैसा मौजूद है। ये 2008 वाले इकोनॉमिक बबल की तरह नहीं है जो फट गया, राइट? अच्छा, ये जो है डिमांड का भी क्राइसिस नहीं है, क्योंकि आपको मुझे कंज्यूम करना है, चीज़ें लेनी है। ये है लेबर का क्राइसिस, कि जब आपका वर्कर जो है वो अपने मजदूरी की जगह तक ना पहुंच सके, कि कहीं या तो वो बीमार है या उसको वायरस हो जाएगा या वायरस लग सकता है, राइट? तो इन तमाम चीज़ों में जॉब लॉसेस का मसला होता है। लेकिन अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओवरऑल सही रहते हैं और आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, देखें ऑटोमेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा लोगों के जॉब क्रिएशन में ना। तो उस तमाम में ये होता है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूबीआई को लेके आ सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को। आप लोगों को वो सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं, वो पैसे दे सकते हैं जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, चाहे वो जॉब हो या ना हो। अमेरिका में हो गया, अभी फिर $600 दे रहे, लेकिन यूबीआई का कॉन्सेप्ट अब दुनिया भर में चल रहा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो और मैं बल्कि पढ़ रही थी कि 2021 में पाकिस्तान जो शरह नमू है वो 1% बढ़ने की तवक्को है, लेकिन उसके साथ साथ आबादी 2% के तनासुब से बढ़ेगी। तो जब आबादी बढ़ेगी तो वो फिर उसका क्या फायदा, उससे तो इनकम लोगों की कम होगी। आपको याद है हमारे इसके ऊपर इक़दामात आपको लगता है कि कोई हो रहा है? देखें, शरह नमू का मामला ये है कि आप जो है एक बहुत ही खतरनाक जगह से वापस आए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक फ्लॉज आपकी इकोनॉमी श्रिंक करने लगी थी, राइट? और सिर्फ आप नहीं है, अमेरिका ने भी किया, इंडिया ने भी किया, बहुत सारे और मुल्कों ने किया। अब जो आपका जीडीपी है, अगर उसके अंदर ग्रोथ आई है तो उसको आप एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे और उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर स्पेस पैदा होगी। लेकिन जो आप पॉपुलेशन की बात करें, आपको याद है एक सीजे साहब थे, इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है। हम तो कर रहे हैं ना तारीफ उनकी। जब वहां पे देखें, चाइना में तो खैर कितने अरसे से जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी, अब कम है। अब कम है, हाँ बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस तरफ भी बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं कल, उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी तफसील से उन तमाम सवालों को एड्रेस किया जो हम सबके जहनों में थे। उनमें से एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस का है, जिसकी बहुत ज़्यादा तवक्को थी और ज़ाहिर तवक्कुआत जो हैं वो भी उन्होंने ही हमारे जहनों में और दिलों में जो है वो डाली थी कि करप्ट जो अनासर हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कल भी उन्होंने इसी बात का और इसी अज़्म का एक बार फिर इआदा किया है। लेकिन फ़रूख 2-2.5 सालों में आपको लगता है, कह तो वो रहे हैं बार बार, लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है? क्या रियलिटी
कुछ थोड़ी इसके बरक्स, या वो क्या रुकावटें क्या हैं? अच्छा, उनकी नीयत पे तो शक नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये है कि आपने इंटरव्यू की बात की, तो उस पे जरा बात करना चाहूंगा मैं। द वे आपको पता है कामरान शायद हमारे जो है कोलीग रहे, यहाँ पीटीवी में भी रहे, सबसे पहले तो जिस तरह मार्केट किया ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, ट्विटर पे ये खबरें फैला दी कि जी वजीर आजम के साथ जो है ना बड़ी सख्त बातें हुई हैं। फिर प्रोमो में उन्होंने वजीर आजम का सिर्फ स्टिल तस्वीरें दिखाई जहां पे वो खामोश बैठे, और क्या किया, कामरान शायद बोले जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द आर्ट ऑफ सेलिंग समथिंग दैट वाज रॉन्ग मेरे ख्याल में, क्योंकि आप दिखा रहे थे कि वजीर आजम को आपने बड़ी शिकायतें दे दी। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सवाल किए नहीं गए जो वो सवाल किए गए। अच्छा, ठीक है, लेकिन जिस खूबसूरती से वजीर आजम ने उनका जवाब दिया, वो मिरर नहीं हो रहा था। ठीक है ना? अच्छा, मेरे ख्याल में ये इसको कहते हैं सेंसेशनलिज्म, और मैं तो इसके खिलाफ हूँ। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ जो है ना, अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर ये होता है कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं गया था चैनल को देखने के लिए कि कुछ नया हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको ज्यादा अच्छे जवाब मिल गए, तो फिर क्या रह गया, है ना? सही। अच्छा, एक तो ये मामला, इसका जवाब जो उन्होंने दिया, जरा उस पर तबसरा कर लेना अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। देखिए, अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा मामला जो है, आप कह रहे हैं ना कि एक तो कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पहले तो मुझे ये बता दें कि अपोजिशन इतना शोर क्यों मचाती फिर रही है, राइट? इसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वो मुसलसल नैरेटिव तो बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन देखें, उन्होंने मजीद जो बात की कि करप्ट अफराद उन या पैसे दें या जेल जाएं। नहीं, मुझे तो वो जो जेल जाने वाले हैं वो बाहर बैठे हैं और वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं ड्रामा जो है ना, उस पे क्या हुआ प्रोमो में। अच्छा, मुझे ड्रामा ही नहीं करने देती, मैं थोड़ा सा जो है ना बिल्डअप कर रहा था सस्पेंस को। नहीं, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्चुअली टेल इज के हुकूमत जो है उसने कंडीशंस तो दे दी, राइट, और वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये भी बताया, क्योंकि एक सवाल हुआ कि आपके अपने मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी का क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सीजे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वो एक्सेलरेट करके जो है ना डे टू डे हियरिंग के ऊपर मिनिस्टरों का हो सके। अगर हो सका तो फिर इन तमाम चीजों में कोई वो मसला नहीं रहेगा, एंड ही इज रेडी टू टेक हिज ओन मिनिस्टर्स टू द कोर्ट्स एज वेल। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता है कि बहुत सारे वाकयात इस वक्त चल रहे हैं, लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और उसके अंदर आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ को अभी रिसेंटली वो किया गया। आज के दिन वजीर आजम ने तो बातें पूरी की ना, उन्होंने कहा कि जी ये जितना जो भी शोर कर ले मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा, ऑपोजिशन कहती है कि एनआरओ हुकूमत दे नहीं सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। उसकी वजह यह है कि एफएटीएफ का जो बिल हुआ उसके अंदर ख़ास तौर पे इन्होंने नैब के जो लॉज है उसके अंदर 34 वो मांगे, अमेंडमेंट्स मांगी, और वो 34 अमेंडमेंट सारी की सारी वो थी जो इनको रिलीफ देती हैं। तो एनआरओ बन गया ना। अगर आप सारे का सारा पूरा हाउस मिलके एक चीज को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। वो तो ये कहते हैं ना कि हम तो मांग ही नहीं रहे हैं एनआरओ, उनकी बात ये है, लेकिन हमने ये देखना है कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। क्या लोगों को मायूस हो जाना चाहिए, या फिर वही बात आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, सिस्टम बीच में हाइल है, उस तरह से जो वो करना चाह रहे हैं वो उस तरह से नहीं हो रहा, वक्त लगेगा। तो लोगों को ये भी तो बताए ना कि वक्त लग सकता है, ताकि देखिए मेरा अपना ये मानना है कि बहुत कुछ जो है वो सोसाइटी के अंदर भी जो है ना ये हो रहा है कि बहुत सारी करप्शन, लोगों की करप्शन है, छोटी छोटी है, ग्रास रूट लेवल पे भी है। तो आई ऑलवेज थॉट कि ऊपर से इम्पैक्ट आने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल वजीर आजम ने जो है मेरे ख्याल में मेरे लिए ये दिलासा बिल्कुल दिया, और आई थिंक कि बिल्कुल मेरे दिल और दिमाग में गया कि एक तो ये है कि लीडरशिप क्लीन होने से भी इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, जो कहते थे जो हाँ मेरे ख्याल में हाँ फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, राइट। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो करप्शन एट द ग्रास रूट लेवल है ये आपको मुझे तंग करती होगी, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज नहीं करती है, नेशनल सिक्योरिटी को नहीं करती है। जब आप बड़े लेवल पे करते हैं, और खासतौर पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप करप्शन करके बैठे हुए हैं, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो आपके सामने हो रहे हैं। उसमें से अगर आप हिस्सा लेना शुरू करें तो आप तो आधी दुनिया के मालिक बन जाए। तो आई अंडरस्टैंड कि मुल्क के अंदर नैब के लॉज को भी रिफॉर्म होना चाहिए।
अच्छा, और खासतौर पे उन्होंने जो कहा कि वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, बस अच्छा। वाइंड अप करना होगा आपको, क्योंकि मेरे पास एक और सवाल था, मुझे लगता है हमें कल पे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बस ठीक इसको है। आप कंक्लूड कर दीजिए। जी, ताकि मैं हम ये फिर- कह रहा था कि इन तमाम चीज़ को एक्सपर्टाइट करने में शायद टाइम लगे, जो आपने कहा, लेकिन वजीर आजम की जो डायरेक्शन है, एम्फेसिस है, उससे पता चलता है कि बिल आखिर इसका मंतकी अंजाम निकल आएगा। एक इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा, मैं एक दिन प्रोग्राम देख रही थी सोशल मीडिया पे ही, किसी ने किया हुआ था, जिसमें एक शख्स है जो एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठा हुआ है, उसका मालिक है, उसके पास वो एंकर जाता है और जाके कहता है कि तब्दीली आपको नजर आ रही है, तो वो ये कहता है, वो अपने सेल्समैन से कहता है कि अंदर से एक बर्तनों की दुकान है, एक प्लेट लेके आओ, और उस प्लेट को वो जमीन पे पटकता है और वो टूट जाती है। तो उसके बाद वो कहता है उस एंकर से कि अब इसे उठाइए और इसको जोड़िए। तो वो एंकर भी और मैं भी जो देख रही थी एज अ व्यूअर, हम सब लाजवाब हो गए। उसने कहा कि आप खान साहब से, वजीर आजम साहब से आप जो तवक्को करते हैं कि 70 साल में जो कुछ बिगड़ा उसको वो ठीक कर दें 2 सालों में, तो उसी प्लेट की मानंद है, जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया उसको ठीक होते होते वक्त लगेगा। और हम इसी उम्मीद के ऊपर, इसी पॉजिटिव नोट पे आज प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। मशल बुखारी और फ़रख फताफी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।